हेलो दोस्तों। मैं ला चुका हूँ एक नई सीरीज़। और सबसे पहले सोचते हैं कि आप एमबीए कर रहे हो, आप बीबीए कर रहे हो, आपने पूरा सेमेस्टर मेहनत की, रिसर्च की, पेजेस लिखे, फॉर्मेटिंग किया और बहुत सारे डिज़ाइनिंग की। ये कंटेंट उधर से उड़ते हुए आ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए, ये नेक्स्ट स्लाइड पे क्या दिखना चाहिए, एंड फिर भी मार्क्स जो है डिसअपॉइंटिंग आए, जॉब ही नहीं लगी। क्यों? बिकॉज आपके जो मोस्ट एमबीए और बीबीए प्रोजेक्ट फेल होते हैं, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एफर्ट, दे फेल बिकॉज ऑफ वन रीज़न, स्ट्रक्चर क्लियर नहीं होता। आज मैं आपको वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा जो एक प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड एमबीए प्रोजेक्ट को एवरेज सबमिशन से प्रोफेशनल कंसल्टेंट लेवल रिपोर्ट में कन्वर्ट करता है। वेलकम टू एमबीए प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट। मैं हूं आपका होस्ट एंड आई एम एमबीए एंड बीटेक एंड वर्किंग इन कॉर्पोरेट फ्रॉम 3 years। एंड और ये है फाउंडेशन सीरीज़ का पार्ट 1। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने क्यों सोचा आपके लिए ये सीरीज़ लाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैंने भी अपने एमबीए में बहुत लोगों का हेल्प किया एंड बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व किया इन टर्म्स ऑफ डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, कैसा होना चाहिए आपका प्रोजेक्ट। एंड स्टिल मैं हेल्प कर रहा हूँ अपने जूनियर्स की। मुझे लगा कि अभी भी लोगों का अंदर क्लैरिटी नहीं है कि एक प्रोजेक्ट होना क्या चाहिए। लोगों को लगता है कि एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो उसमें हम पीपीटी बना देते हैं, रिपोर्ट बना देते हैं, और जीपीटी है ही आपके पास, क्लॉड आ गया है, बहुत सारे एलएलएम मॉडल्स हैं। आप स्ट्रक्चर ही नहीं कर पाते। आप जो है रिज़ल्ट सर्वे के पहले ही दिखा दे रहे हो। आप उनको क्वेश्चनेयर ही नहीं बता पा रहे हो कि क्वेश्चनेयर किसके लिए है, क्या है, क्योंकि कोई स्ट्रक्चर ही नहीं पता किसी को। और सबसे बड़ी बात, ठीक है हम लोग आईएम में नहीं है, मैं आईएम से नहीं पढ़ा हुआ हूँ, बट हमारे लिए सबसे बड़ी बात है हमको कोई गाइडेंस ही करने वाला नहीं है। कोई गाइडेंस ही नहीं है कि आप क्या करो क्या ना करो। इवन हमारे फैकल्टीज़ वो बस बोल देते हैं कि हाँ आप प्रोजेक्ट बना के लाओ, और आपको पता ही नहीं है कि क्या बनाना है। एक दूसरे से आप compete करते हो और समझते हो कि ठीक है क्या बनाना चाहिए, या लास्ट ईयर का कॉपी कर लिया प्रोजेक्ट। ऐसे नहीं होता। यही जाके आपको आपके कॉरपोरेट में बहुत हार्म करती है कि आपको क्या बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। इवन आप देखते हो फॉर्मेटिंग करना कि एक वर्ड जब नेक्स्ट स्लाइड खुले तो क्या ओपन होना चाहिए, फिर बहुत सारे एनिमेशन डालते हो। वो ज़रूरत ही नहीं है कॉर्पोरेट में। आपको एक सिंपल प्रेजेंटेशन देना होता है, और एनिमेशन, डिज़ाइन, ब्लैक ब्लू कलर, वो सब नहीं देखते लोग, उससे और इरिटेट होते हैं। तो पहले समझते हैं, ये वीडियो सिर्फ एक स्टैंड अलोन वीडियो नहीं है, ये एक है कंप्लीट लाइब्रेरी, और उसका आज है स्टार्टिंग पॉइंट। इस फाउंडेशन सीरीज़ में हम क्या क्या कवर करेंगे। पहला, कंप्लीट प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, हर सेक्शन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे लिखा जाता है। दूसरा, रिसर्च मेथोडोलॉजी, प्राइमरी डेटा क्या होता है, सेकेंडरी डेटा क्या होता है, सैम्पलिंग, सब कुछ क्लियरली डिफाइन करेंगे। थर्ड, फाइंडिंग और एनालिसिस सेक्शन, सिर्फ चार्ट पेस्ट करना काफ़ी नहीं होता है, डेटा को इंटरप्रेट करना भी पड़ता है। और अगर आप एमबीए किए हो तो डेटा इंटरप्रिटेशन कैट में इम्पॉर्टेंट था, तो वो चीज़ हमको समझना पड़ेगा, व्हाट इज़ डेटा इंटरप्रिटेशन, और उसको लिखना भी पड़ेगा। चार्ट पेस्ट करने से कुछ नहीं होता। चौथा, वाइवा प्रिपरेशन या फिर प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन, आपको क्या प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको फ्लो होना चाहिए प्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन की लिस्ट, आंसर की स्ट्रैटेजी, और कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। फिफ्थ, कॉमन मिस्टेक्स, जो मिस्टेक्स मोस्ट स्टूडेंट्स करते हैं और मार्क्स लूज़ करते हैं। सिक्स, प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी टॉपिक, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, इवन मैं फाइनेंस में नहीं हूँ, बट एक कोई प्रोजेक्ट हम बनाएंगे, मे बी ऑपरेशंस। हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाना सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अगर आप इस पूरी सीरीज़ को सीरियसली फॉलो करेंगे, आपके पास एंड में एक कंप्लीट एकेडमिक ब्लूप्रिंट होगा जो किसी भी प्रोजेक्ट टॉपिक पे अप्लाई हो सकता है, कहीं भी आप कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं।
थर्ड स्लाइड, हु इज़ दिस फॉर एंड हु शुड फॉलो दिस सीरीज, बेसिकली किसके लिए है ये। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये सीरीज़ स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है सीरियस स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एमबीए में हैं, कोई भी स्पेशलाइजेशन, मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ऑपरेशंस, अगर आप बीबीए में हैं, फाइनल ईयर में हैं, अगर आपका 8+ सीजीपीए टारगेट कर रहे हैं, अगर आप वाइवा में कॉन्फिडेंट आंसर देना चाहते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रोजेक्ट प्रोफेशनली प्रेजेंटेड दिखे, तो ये सीरीज़ आपके लिए है। और बेटा आपके लिए नहीं है जो सोचते हैं कि मेरे को बना बनाया प्रोजेक्ट मिल जाएगा, आप सोचना ही नहीं चाहते। तो ये सीरीज़ उनके लिए नहीं है जो बस पका हुआ है चीज़ ले सकते हैं और मेहनत नहीं करना चाहते। क्योंकि देखो, अभी आप अगर थोड़ा बहुत समझोगे प्रोसेस को, आपकी थिंकिंग बढ़ेगी, डेवलप होगी, आपके केस स्टडीज़, ये एक तरीके से समझिए प्रेजेंटेशंस क्या होते हैं, केस स्टडीज़ होते हैं। तो आप अपना इंटरव्यू प्रिपरेशन भी करते हो कि आपको सोचना कैसे है। सबसे ज़्यादा इंटरव्यूअर एक चीज़ एक देता है जब केस स्टडीज़ देता है या एस्टिमेट्स देता है, वो यही सोचता है कि ये सोच क्या रहा है, क्या इंटरव्यू जो दे रहा है उसका स्ट्रक्चर थिंकिंग है कि नहीं। अगर है तो वो उसको सेलेक्ट करेगा, नहीं तो आपका फ़ायदा ही नहीं है उसका। क्योंकि आज के ज़माने में जो लाइक मैनुअल टास्क हो गए हैं, जो रिपीटेड टास्क हो गए, उसके लिए ऑटोमेशन आ गया है। तो फिर आपको वो हायर ही क्यों करे। आप देख रहे हो इन दिनों इतनी फायरिंग हो रही है सिर्फ क्योंकि ऑटोमेशन आ गया है। जब आप स्ट्रक्चर थिंकिंग ही नहीं कर सकते, आप प्रॉब्लम सॉल्व, आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटी नहीं है, तो आपको हायर ही क्यों करें। तो इसलिए ये उनके लिए नहीं है जो सोचना ही नहीं चाहते, जो फ्री में प्रोजेक्ट लेना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। और वही मैं बोल दे रहा हूँ फिर से कि अगर आप सिर्फ कोई पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या किसी का लिखा हुआ प्रोजेक्ट कॉपी करना चाहते हैं, तो ये सीरीज़ आपके लिए नहीं है, तो आप छोड़ के जा सकते हैं। थैंक यू। बाकी जो सीरियस बच्चे हैं, वो यहाँ से हम सीखते हैं कि कैसा सोचा जाए, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाए, कैसे प्रोफेशनली प्रेजेंट किया जाए। वो थिंकिंग स्किल जो कॉलेज के बाद भी काम आएगी। तो नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। अब डायरेक्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बहुत हो गया ज्ञान की बातें, 7 मिनट 40 सेकेंड बीत चुके हैं। तो मोस्ट जो स्टूडेंट है वो सोचते हैं कि जितने ज़्यादा पेजेस होंगे उतने ज़्यादा मार्क्स। बहुत बढ़िया, क्या थिंकिंग है। और जितना ज़्यादा डेकोरेशन उतना अच्छा लगेगा एग्जामिनर को कि वाह ये तो बच्चा क्या बनाया है। बेटा उसको डिज़ाइनर बोलते हैं, जो डेकोरेशन अगर आपको करना है तो आप डिज़ाइन में जाओ। एंड जितना ज़्यादा इंटरनेट से कॉपी किया उतना कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। तो फिर आपकी ज़रूरत क्या थी, है ना। सोचने 3 पॉइंट्स आपको सबसे ज़्यादा सोचने पड़ेंगे कि आपको पेजेस नहीं भरने हैं। ये 10th का बोर्ड या 12th का बोर्ड या फिर कोई अभी स्कूल का एग्ज़ाम नहीं रहा, हमको पेजेस नहीं चाहिए। सबसे फोकस करो कि रिज़ल्ट क्या है, कॉपी नहीं करना है कहीं से। सब गलत एजम्पशन लेके बैठे रहते हैं और उसी एजम्पशन के लिए सब सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। तो एग्जामिनर जो होता है ना, प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो इन सब चीज़ लाइक इमीडिएटली पकड़ लेते हैं और इसीलिए आपके मार्क्स या इंटरव्यू में आप लूज़ कर जाते हो। तो सबसे पहला अगर मैं क्लियर करूँ प्रॉब्लम्स, तो ऑब्जेक्टिव अनक्लियर होता है। स्टूडेंट, मान लो स्टूडेंट ने लिखा है स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये आपका टॉपिक है। आप ऑब्जेक्टिव स्पेसिफिक, मीजरेबल और फोकस होना चाहिए। जो आपका ऑब्जेक्टिव है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो स्पेसिफिक होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए और फोकस्ड होना चाहिए। स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया के इम्पैक्ट नहीं, ठीक है। दूसरा रीज़न मेथडोलॉजी, वो मैच नहीं करती आपके ऑब्जेक्टिव से। अगर आपने ऑब्जेक्टिव लिखी है टू स्टडी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन और फिर सेकेंडरी डेटा पे रिलाई कर लिया, तो मिसमैच हो गया ना। आप समझो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन को आप स्टडी करना चाह रहे हो और आपने किसी और का सेकेंडरी डेटा ले लिया, तो आपने क्या किया, आपने कुछ नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट का कॉपी पेस्ट किया इसको। थर्ड रीज़न अगर मैं देखूं,
तो डेटा एनालिसिस सेक्शन वीक होता है। मतलब आप लोग या जो भी हैं चार्ट पेस्ट कर देते हैं डायरेक्ट, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते। एग्जामिनर देखता है कि डेटा तो है बट इंटरप्रिटेशन कहाँ है। क्यों? क्योंकि डेटा तो हमने कहीं और से कॉपी करके पेस्ट कर दिया है या चैट जीपीटी ने दे दिया है, बट इंटरप्रिटेशन मतलब क्या, वो ही नहीं है। सॉरी। फोर्थ रीज़न, कंक्लूजन जेनरिक होता है। सॉरी। तो फोर्थ रीज़न, कंक्लूजन जेनरिक होता है। कंपनी शुड इम्प्रूव दियर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। वाओ! अगर आप कंपनी को ये मत बताओ कि वो अपना मार्केटिंग स्ट्रेटजी इम्प्रूव करे, आप बताओ मार्केटिंग स्ट्रेटजी में क्या इम्प्रूव करें। ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए आपका। ये रिकमेंडेशन जो दे रहे हो ना कि कंपनी लाइक शुड इम्प्रूव देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ये रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक ऑब्वियस स्टेटमेंट है। तो मार्क्स इसके लिए नहीं मिलेंगे। मतलब इसके लिए आपके फैकल्टीज अभी भी जीरो दे, मतलब कुछ मार्क्स देते होंगे, बट मैं होता तो ज़ीरो देता या फिर ज़ीरो ही मिलना चाहिए, क्योंकि ये सब नहीं करना होता है किसी एक प्रोजेक्ट में। आपको लग रहा है कि आपको मार्क्स मिल रहे हैं तो आप थैंक्स बोले जाके अपने फैकल्टी को, ठीक है। ये सब इशूज़ फिक्स होते हैं एक ही चीज़ से, प्रॉपर स्ट्रक्चर। हर चीज़ में आपको स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। हाउ एग्जामिनर्स एक्चुअली इवेल्युएट। तो अगर स्ट्रक्चर नहीं है या फिर स्ट्रक्चर है तो इवेल्युएशन होता क्या है, तो समझते हैं पहले कि एग्जामिनर एक्चुअली इवेल्युएट कैसे करता है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, एक चेन है, समझ लीजिए, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव की क्लैरिटी। एग्जामिनर सबसे पहले ये देखेगा कि ऑब्जेक्टिव देखेगा, क्या ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइंड है, क्या वो स्पेसिफिक टू प्रॉब्लम है, क्या वो रिसर्च क्वेश्चन के साथ अलाइंड है या रिसर्च क्वेश्चन उस ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन है। अगर ऑब्जेक्टिव फजी है सो एग्जामिनर का पहला इंप्रेशन ऑलरेडी ही नेगेटिव हो जाता है उसको। वो कुछ मैंने मेरे MBA टाइम पे मैंने देखा है कि वो एग्जामिनर आगे ही नहीं जाते थे, वो बोलते थे आप पहले रीडू करके आओ, वो देखते ही नहीं थे। स्टेप 2, मेथडोलॉजी अलाइनमेंट। फिर एग्जामिनर क्या देखेगा, फिर एग्जामिनर मेथडोलॉजी चेक करता है और वो एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा होता है, क्या कि क्या इस स्टूडेंट के मेथड उनके ऑब्जेक्टिव के साथ मैच करता है। अगर आपने मान लीजिए कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करनी थी और आपने प्राइमरी डेटा कलेक्ट ही नहीं किया, रेड फ्लैग, वो नहीं देखेगा आगे। थर्ड, जो लॉजिकल एनालिसिस है, जो डेटा एनालिसिस सेक्शन है, उसमें एग्जामिनर देखता है कि क्या स्टूडेंट ने डेटा इंटरप्रेट किया है या सिर्फ नंबर लिस्ट करके दिए हैं। अब BBA स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, डेटा इंटरप्रिटेशंस। मैंने मतलब ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है कि मे बी BBA स्टूडेंट्स इस चीज़ में अच्छे हों, बट बीटेक वाले बच्चे जो मैथ्स साइड से हैं उनका DI में भी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। बट अगर आप प्रॉपर स्ट्रक्चर में सोचेंगे कि ये प्रोजेक्ट में क्या दिखाना है, क्या आउटपुट होना चाहिए किस तरह का, तो आपको डेटा इंटरप्रिटेशन ईजी हो जाएगा। आपको बस ये सोचना है कि हमारा आउटपुट होना क्या चाहिए। तो एनालिसिस मतलब डेटा क्या कह रहा है और क्या इम्पोर्टेंट है। आपका जो एनालिसिस है वो ऑब्जेक्टिव के साथ मैच होना चाहिए। एंड द फोर्थ, प्रैक्टिकल कंक्लूज़न। क्या कंक्लूज़न प्रैक्टिकल है, क्या रिकमेंडेशन स्पेसिफिक है या सिर्फ जेनरिक लाइन लिखी है लाइक मैं बताया मार्केटिंग स्ट्रेटजी इम्प्रूव करनी होगी। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं सॉल्व हो रहा है उस कंक्लूज़न से। तो पहले तो आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियरली डिफाइन होना चाहिए एंड उसका कंक्लूज़न भी डिफाइन होना चाहिए प्रॉपर। तो हर जगह आपने देखा कि हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो करना पड़ेगा। ये चारों स्टेप्स एक चेन की तरह है। अगर कोई भी एक लिंक वीक है ना, मार्क्स इंटरव्यू गया समझो आपका।
सो इसलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर इंश्योर्स करता है कि ये चारों चीज़ें अलाइन रहें। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम आते हैं कि कंप्लीट प्रोजेक्ट का बैकबोन क्या होता है। सो क्या है स्ट्रक्चर? स्ट्रक्चर हर पिछले 15 मिनट में मैं 15 बार में भी बोलाऊँगा स्ट्रक्चर। तो ये स्टैंडर्ड एमबीए प्रोजेक्ट का आप जो देख रहे हो स्क्रीन पे, वो एक बैकबोन है। हर एक प्रोजेक्ट मोस्टली यही होता है। आप कुछ भी देखो, इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, TOC। क्या फॉलो करना चाहिए हर एक प्रोजेक्ट में। सो इसको एक तरीके से स्केलेटन की तरह समझो। स्केलेटन मतलब लाइक क्या होना चाहिए, ठीक है। एक प्रॉपर प्रोजेक्ट को अगर मैं बोलूँ तो क्या होना चाहिए, मान लो रीढ़ की हड्डी आपकी नहीं है तो आप खड़े नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे ही एक प्रोजेक्ट में क्या होना चाहिए, प्रॉपर एंड टू एंड प्रोजेक्ट को ये स्ट्रक्चर चाहिए ऑर्गेनाइज रहने के लिए, ठीक है। तो सेक्शन बाय सेक्शन देखते हैं। फर्स्ट, टाइटल पेज। तो टाइटल पेज में प्रोजेक्ट का नाम, आपका नाम, मे बी रोल नंबर, कॉलेज, ईयर, जैसा भी फॉर्मेट आपके कॉलेज ने बोला है। ये यूजुअली आप देखते हो सब लोग एक ही फॉलो करते हैं, एक ही फॉलो रखना चाहिए अपने आपके जैसा भी कॉलेज है। फिर अगर डिक्लेरेशन है या कॉलेज या सुपरवाइज़र की तरफ से कोई फॉर्मल एक्नॉलेजमेंट तो वो देना चाहिए। फिर एक एक्नॉलेजमेंट खुद का होता है कि एक सॉफ्ट सेक्शन जहाँ आप उन लोगों को थैंक्स करते हैं जिन्होंने आपकी हेल्प करी, ठीक है। तो ये मे बी रिपोर्ट राइटिंग में ये सेक्शन होता है, ठीक है। लाइक आपके फैकल्टी को आपने थैंक यू बोला, ठीक है, आपके घर वालों को थैंक यू, जिसको भी, तो वो होता है। फिर एक एग्जीक्यूटिव समरी होती है। नाउ ये लोग बहुत लाइट ले लेते हैं, ये नहीं लेना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। सो पूरे प्रोजेक्ट का कंडेंस्ड जो ओवरव्यू होता है ना, वो 1-2 पेज में ये सेक्शन लास्ट में लिखा जाता है वैसे, लेकिन प्लेसमेंट में पहले आता है, मतलब 4th नंबर पे इसको हम रखते हैं। अगर ये मान लो कोई पढ़ना चाहे, कोई एग्ज़ामिनर हो जिसके पास में भी, क्योंकि आज आप देख रहे हैं लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो सबसे पहले देखते हैं उनका एग्जीक्यूटिव समरी कैसा है। अगर वो सही है तो वो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो वो नॉर्मल मार्क्स दे के निकल जाते हैं, देखते हैं कि वो ऊपर ऊपर से देख के, ठीक है। तो आपका एग्जीक्यूटिव समरी बहुत अच्छा लिखा होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से कोर एकेडमिक्स अब शुरू होते हैं 5th नंबर से। मतलब अब यहाँ पे स्टार्ट होगा आपके प्रोजेक्ट के बारे में एक एक चीज़, लाइक इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, अब देखो ऐसे नहीं लिखना है, बट हमको क्लियरली डिफाइन करना है। तो आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप डायरेक्टली उस पर ना पहुँचो, पहले एक बैकग्राउंड दो, कॉन्टेक्स्ट दो, ठीक है। प्रॉब्लम एरिया बताओ, और फिर क्यों कर रहे हो ये स्टडी, उसका रिलेवेंस। जैसे अभी मैं स्टार्ट किया, ये मान लेते हैं मैं एक प्रोजेक्ट ही डिलीवर कर रहा हूँ, उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे मैंने पहले बताया, कॉन्टेक्स्ट दिया, क्या करता था मैं, फिर उसके बाद प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताई, और फिर उसके ऊपर अभी प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपका भी होना चाहिए कि इंडस्ट्री बैकग्राउंड दो, प्रॉब्लम एरिया बताओ, और स्टडी का रेलेवेंस। फिर आता है लिटरेचर रिव्यू। अब मान लो कोई भी रिसर्च किसी ने किया है क्या, या आप फालतू टाइम वेस्ट कर रहे हो। सबसे ज़्यादा अपने देश में ये प्रॉब्लम है, लोग एक ही स्टडी को बार 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 कर रहे हैं। आप कुछ नया क्यों नहीं करते हो? जो बच्चे हैं, मान लो हम लोग जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, अगर मैं कॉलेज उठाऊं और 10 कॉलेज उठाऊं, सब जगह रोल ऑफ सोशल मीडिया, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग वर्सेस सोशल मीडिया मार्केटिंग, यही सब चल रहा है, कंज्यूमर बिहेवियर। आप कुछ नया क्यों नहीं कर रहे हो? चलो ठीक है, मान लेते हैं फर्स्ट ईयर में आप नए होते, बच्चे नए हैं, ठीक है, आप सीखना चाह रहे हो तो आप करो, आपने सीखा। बट एटलीस्ट फाइनल रिसर्च प्रोजेक्ट जब आपका होता है, या फाइनल जब आपको प्रोजेक्ट सबमिशन होता है, उसमें कुछ नया टॉपिक लाओ ना। ये टॉपिक क्यों, जो ऑलरेडी हर कॉलेज, इतने कॉलेज हैं, 10,000 कॉलेजेस हैं, उसमें सब लोग सेम रिसर्च कर रहे हैं। अगर हमको अपने देश को बढ़ाना है, आगे ग्रो करना है, तो हमारे जो रिसर्च है उस पे हमको और फोकस करना पड़ेगा। और उसके लिए लिटरेचर रिव्यू ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ पे आप देखते हो कि क्या किसी ने और प्रोजेक्ट किया है,
अगर किया है तो उसका गैप क्या था, उसका गैप आपको पहले ही एनालाइज करना पड़ेगा कि ओके उसमें उन्होंने ये अच्छे से नहीं किया था, या फिर स्टिल देयर आर गैप्स और एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट वेयर रिसर्च कैन बी डन, एंड देन आप उस पर रिसर्च करते हो। ठीक है, जब इतना डिफ़ाइन कर लिया तब जाके आपको रिसर्च की मेथोडोलॉजी डिफ़ाइन करनी होती है कि आपने डेटा कैसे कलेक्ट किया और कैसे एनालाइज किया। तो आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी में दो चीज़ें बतानी होती है, आप डेटा कैसे कलेक्ट करने वाले हो एंड कैसे एनालिसिस करने वाले हो। सो बहुत सारे डिफरेंट एनालिसिस होते हैं, डिफरेंट एल्गोरिदम्स होते हैं। तो आप जो एनालिसिस करते हो मे बी आप डायरेक्टली चार्ट बना दिए एक्सेल से, आप वो भी लिख सकते हो, बट बहुत सारे लाइक एल्गोरिदम्स हैं इन MBA ऑल्सो। लाइक मे बी आप मार्केटिंग एनालिटिक्स अगर पढ़ रहे हो, अगर मार्केटिंग के प्रोजेक्ट एनालिटिक्स के प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो उसमें ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप सर्वे किए गूगल फॉर्म से और बना दिए। आपके बहुत सारे को रिलेशंस चार्ट, ऐसा सब बहुत सारे डिफरेंट एल्गोरिदम है। तो आप वो बताना पड़ेगा कि आप कौन सा एल्गोरिदम फॉलो कर रहे हो, कैसे करोगे, सब कुछ। ठीक है, फिर आता है डेटा एनालिसिस सेक्शन। यहाँ पे आपके चार्ट होते हैं, टेबल्स होते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन होता है। अब ऐसा नहीं है कि सारे चार्ट एक बार पेस्ट कर दिए या सारे टेबल्स एक जगह पेस्ट कर दिए, या कोई भी मतलब आप कुछ भी डाल दिए उसमें। फॉर एग्जांपल आपने लोगों का जो जिन्होंने फॉर्म भरा उनका नेम लिख दिया, नेम नहीं लिखना होता है, वहाँ पे चार्ट्स होना चाहिए। वहाँ पे अगर एक चार्ट पेस्ट किए तो उसका एनालिसिस होना चाहिए, उसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। फिर आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ पे मोस्ट मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर लोगों की लाइक अगर आप केस स्टडी कर रहे हो तो आपका भी यही सेम स्ट्रक्चर होता है केस स्टडीज़ में भी। हाँ, अब अगर केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे मान लो लिटरेचर रिव्यू नहीं रहेगा, ठीक है, बट फाइंडिंग्स, तो की इंसाइट्स जो डेटा से निकला वो आपको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा। और एंड लास्ट में आता है कंक्लूज़न। अब मान लो आपने रिसर्च मेथोडोलॉजी में आता है हाइपोथेसिस, जो हम MBA में करते हैं। ठीक है, तो आपने हाइपोथेसिस अगर कुछ एज्यूम करी थी, तो वो हाइपोथेसिस का अगर कंक्लूज़न क्या निकला आपके लास्ट पिछले फाइंडिंग्स वाले सेक्शन से, वो कंक्लूज़न में आपकी स्टडी ने क्या प्रूव या डिसप्रूव किया, वो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन आता है रिकमेंडेशन सेक्शन। प्रैक्टिकल सजेशंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, मतलब कंक्लूज़न तो बता दिया बट आप रिकमेंड क्या कर रहे हैं। मतलब आपने, अब मैं बताता हूँ दोनों में फ़र्क। यहाँ पे मे बी आपको डाउट आ रहा होगा, बट मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। मान लीजिए आप डॉक्टर के पास गए, ठीक है, तो वो चेक किया कि ओके ठीक है, आपके ब्लड टेस्ट किया, फिर आपके प्लेटलेट्स कम निकले, तो कंक्लूज़न में ये निकल के आया कि प्लेटलेट्स कम है, तो आपको मे बी टाइफाइड है, मलेरिया है, कुछ भी है, ठीक है। बट रिकमेंडेशंस में क्या है, वो आपको दवा देगा। प्रैक्टिकल सजेशंस बेस्ड ऑन फाइंडिंग्स, तो रिकमेंडेशन एंड कंक्लूजन में लोग डिफरेंट मतलब लाइक कंफ्यूज होते हैं, बट आपको समझ में आना चाहिए दोनों में फ़र्क। कंक्लूजन इज़ लाइक रिजल्ट ने क्या बोला, रिकमेंडेशन लाइक जो गैप निकल के आया है वो गैप का सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है, एंड देन लिमिटेशंस, स्टडी की बाउंड्रीज, क्या कवर नहीं हुआ, क्यों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मान लेते हैं कि आप जो है सोशल मीडिया पे ही कर रहे हो, सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ऑन फॉर एग्ज़ाम्पल इन लाइक टीयर 1 सिटीज़ या टीयर 2 सिटीज़, या फिर सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस आप देख रहे हो। अब उसमें आपने मान लो गांव के लोगों का सर्वे नहीं किया, गांव में भी लोग रहते हैं, मोस्टली हमारी 50% 60% जो जनता है वो गांव में रहती है, आपने उनका सर्वे नहीं किया, तो आपको लिखना पड़ेगा कि आपने इसका सर्वे नहीं किया था, या फिर ये स्टडी की बाउंड्री थी, ये कवर नहीं किया जा सकता था ड्यू टू मे बी टाइम कांस्टेंट या फिर कुछ भी। ठीक है, तो आपने क्या कवर नहीं किया। अब ये जो है यही सेक्शन में भी किसी और का लिटरेचर रिव्यू का पार्ट बने। अगर मान लो आपने कुछ पब्लिश किया
और आपने वो चीज़ जो है नहीं कवर की, तो मे बी नेक्स्ट पर्सन वो उस एरिया में मे बी रिसर्च करे। तो इससे ये होगा कि रिसर्च ग्रो करते जाएगा। यही मैं बात कर रहा था कि अगर इंडिया में आपने जो रिसर्च करी वो लिमिटेशंस अगर आप लिखते हो, लिमिटेशंस में आपने क्या नहीं कवर किया, तो मे बी नेक्स्ट पर्सन उस पर ही अगला प्रोजेक्ट अपना बनाए। एंड देन रेफरेंसेस, जो आपने लिटरेचर रिव्यू में देखा, क्या सोर्सेज आपने लिए थे, सब का, ठीक है, ऑल सोर्सेज इन प्रॉपर फॉर्मेट आपको डालना है, ठीक है। देन एनेक्चर, अब यहाँ पे आपको दिखाना है मे बी आपने क्या क्वेश्चनर बनाया था, क्या परमिशन कुछ लिया था क्या, या रॉ डेटा, जो भी दिखाना है आप एनेक्शन में दिखा सकते हैं, या फिर कितने लोगों का डेटा फिल होके आया था, क्या आया था, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखें एक चीज़ कि यहाँ एक स्टैंडर्ड, ये जो है ना, ये एक स्टैंडर्ड बैकबोन है। थोड़ा सा मे बी आपके कॉलेज का अलग हो सकता है, लेकिन जो कोर आर्किटेक्चर है ना, वो यही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अ, हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर सेक्शंस लाइक इंट्रोडक्शन एंड लिटरेचर रिव्यू। मैं वैसे कवर करूँगा आगे चल के वीडियोस में, बट मैं आपके लिए सिंस आज कवर करने वाला था थोड़ा बहुत, तो टच करके निकलते हैं, ठीक है, एज वीडियो बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ, ये दो इम्पॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ठीक है। पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन को मोस्ट जो स्टूडेंट होते हैं वो बहुत लाइट लेते हैं, ठीक है। वो सोचते हैं बैकग्राउंड लिखा, मतलब बैकग्राउंड लिखा हो गया, है ना। लेकिन एक्चुअली जो इंट्रोडक्शन है ना, वो बहुत सारी क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। तो आप ये देख लो, ये 4 पॉइंट हैं, लाइक इंडस्ट्री कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए, प्रॉब्लम एरिया डिफाइन होना चाहिए, रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है, स्कोप ऑफ द स्टडी। सो अगली वीडियो में हम यही सब पे बात करेंगे, स्कोप क्या होता है, रिसर्च की इंपॉर्टेंट क्या है, लिटरेचर रिव्यू, इसमें थियोरेटिकल फ्रेमवर्क आप देख रहे हैं, लाइक एग्जिस्टिंग रिसर्च समरी पे बात किया हमने। थियोरेटिकल फ्रेमवर्क क्या होता है, गैप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, एंड आपको जस्टिफाई कैसे करोगे आपकी स्टडी, तो हम इस सब पे बातें करेंगे। एंड बहुत सारे और इस पे हम बातें करेंगे, लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्शन टिल एनेक्चर। सो नेक्स्ट वीडियो वेट करते रहिए, हम मे बी 1 या 2 दिन में मैं उस पर भी बात करूँगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, हैव ए गुड डे।